अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में आप सबको खुशामदीद कहता है। हमेशा हम आपके लिए एक न्यू स्टार को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन आज के जो हमारे स्टार हैं नो डाउट उनको हम 7 स्टार कहें, उसके अलावा 14 स्टार कहें, जितने स्टार्स लगाएं वो कम है। तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स ये हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीनियर हैं हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड यानी कि किसी एक फ़ील्ड के अंदर नहीं, किसी एक चीज़ के अंदर नहीं। अगर हम मेडिकल फील्ड के अंदर देखें तो माशाल्लाह उनका अपना एक नाम है। अगर हम फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो माशाल्लाह उनका अपना एक बहुत बड़ा नॉलेज है। अगर हम राइटिंग के लिहाज से एज ए मुसन्निफ़ बात करें तो बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने किताबें लिख लिख के लाइब्रेरियाँ फुल कर दी। हर दूसरी किताब जो भी उठाते हैं वहाँ पर लिखा होता है नीचे उनका नाम। आई थिंक आप लोगों ने गैस तो कर लिया होगा जब मैंने मेडिकल भी बता दिया, जब मैंने फार्मासिस्ट का जिक्र भी कर दिया नॉलेज के लिहाज से, जब राइटर का जिक्र भी कर दिया। आई एम श्योर दैट यस यू गॉट इट। डॉक्टर साबिर हुसैन, आइए हम आपको लेके चलते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन साहब के पास, और आज उनसे हम सब मिलके मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, एक टाइम स्पेयर किया, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट्स को छोड़ के आना, हॉस्पिटल को छोड़ के आना, फिर एक टाइम स्पेयर करके आना। हमारी मजबूरी ये होती है कि हमारा जो स्टूडियो प्रोग्राम होता है वहाँ पर हम नहीं आ सकते, वो हमें स्टूडियो में भी रिकॉर्ड कराना पड़ता है। ये एक थोड़ा सा इशू है, वरना हम खुद आपके पास आते आपको तकलीफ ना देते। नहीं, डेफिनेटली। कैसे आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? कैसा रहा आपका सफ़र में आना जाना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्ट। पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूं तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बताएं कि हाउ इज़ गोइंग लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक आपकी फ़ील्ड बिल्कुल मेडिकल, ठीक है। मेडिकल फ़ील्ड एक ऐसी होती है कि जिसमें इंसान के पास टाइम ही नहीं होता कि वो किसी और तरफ देख सके, वो मेडिकल में ही आगे बढ़ता चला जाता है। उसके साथ माशाल्लाह आपने फार्मासिस्ट के अंदर एक अच्छा खासा तजर्बा और अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। वो आपकी फ़ील्ड में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि डेफिनेटली आपने उसको अपनी फ़ील्ड नहीं, अपने एक पेशेंट के लिहाज से पैशन बना के आपने उसको वो किया है, स्टडी किया है। अच्छा खासा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास उस हवाले से। उसके साथ साथ एक मुसन्निफ़ भी हैं आप, और माशाल्लाह इतनी सारी किताबें आपने डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के ऊपर आपने लिखी हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से अता करदा है? हाँ, डेफिनेटली ये सब अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ताला ने इतनी बज़ाहिर मल्टीपल डायमेंशंस में अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया या इतनी इस्तिताअत या बिसात दी कि इसमें बैक वक्त काम होता रहा। अच्छा, उसकी भी बुनियादी वजह ये कह लीजिए कि ये इन तीनों चीज़ों का जो हवाला आपने दिया, मेडिकल का जैसे आपने ज़िक्र किया, मेडिकल में भी जो मेरी स्पेशलिटी है वो साइकेट्री है, नफ्सियात, और पामिस्ट्री ज़ाहिर है कि वो जिसको कहते हैं कि हाथों की लकीरों का इल्म, इसका ताल्लुक़ भी इंसान से है। बिल्कुल सही। और जो लिखने पढ़ने की भी जो आपने बात की, पढ़ना और फिर उसके बाद लिखना, वो उसमें भी इंसान आ रहा है। तो शुरू से चूँकि दिलचस्पी इंसान और इंसान के मसाइल और इंसान की कहानियों से रही, तो लिहाजा इसमें ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं हुई, सिवाय इसके कि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं बज़ाहिर, डायमेंशंस अलग अलग हैं, डायमेंशंस अलग अलग हैं, इनकी मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इनको एक जगह जमा करते हैं तो इसका जो सोल पर्पस है वो ये कि इंसान की फलाह के लिए, इंसान की भला के लिए और इंसान की खैर के लिए ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह से आपने मेडिकल फील्ड के अंदर सेक्रेटरी जो है वो सिलेक्ट किया, आई थिंक ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी फील्ड है मेडिकल की, क्योंकि इसमें आप जो फेस कर रहे होते हैं इसके लिए डॉक्टर का अपना एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें एक ऐसे पेशेंट के सामने बैठना, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी सब ABC XYZ तक सुनना, उसको बर्दाश्त करना, उसको चिल डाउन करना, उसको काम डाउन करना, ये सब आसानी से हो जाता है। आपके अपने अंदर इतना टॉलरेंस होना चाहिए, और ये टॉलरेंस अल्लाह ताला ने रखा था, तो उसमें डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला जिस शख्स में जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है बाय बर्थ, डिफ़ॉल्ट फितरत में उसके, अल्लाह ताला उसको उसी फील्ड की तरफ लेके जा रहा होता है। तो क्या शुरू से चिल माइंड है आप? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब व्हेन आई वाज इन
थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे साइकेट्री ही करनी है। और साइकेट्री में जैसे जब हमारा हाउस जॉब शुरू हुआ था तो वो उस वक्त जब हम हाउस जॉब कर रहे थे तो 6 महीने का फिक्स्ड हाउस जॉब होता था और उसके बाद 1.5 महीने की रोटेशंस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड दूसरे हाउस जॉब्स होते थे। तो मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट 6 मंथ सेक्रेटरी का हाउस जॉब लिया। बहुत अच्छा वक्त गुजरा 6 महीने का। जो सारे RMOs हमारे प्रोफेसर्स दे वर क्वाइट हैप्पी विद माय वर्क। और बाकायदा फिर जाते वक्त हमें फेयरवेल दिया गया मुझे ख़ास तौर पे कि भाई तुमने यू परफॉर्म वेल और ये वो वगैरह। वेरी नेक्स्ट डे जब सेकंड हाउस जॉब का जब इंटरव्यू था तो फिर मैं गया हूँ और फिर जाके 6 महीने के लिए सेक्रेटरी का हाउस जॉब ले लिया, जिस पे फिर मुझे घर वालों और दोस्तों की भी सुननी पड़ी कि तुमने ऑल्टरनेट कुछ ऑप्शन रखा नहीं, अगर तुम फेल हो गए क्या हो गया ये हो गया। मैंने कहा मुझे करना ही सेक्रेटरी है तो उसमें फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब मैं दोबारा वार्ड पहुंचा हूँ अगले दिन तो सब मेरी शक्ल देख रहे हैं, भाई तुम तो खाना वाना खाकर पार्टी लेकर गए थे, दोबारा आ गए तुम। तो पेशेंट हो तो फिर ऐसा हो कि आप शुरू से जो चीज़ का इंतखाब कर लें उस पर फिर फुली डिटर्मिन्ड रहें। और फिर वो जो एक हम पढ़ते आ रहे हैं किताबों में तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियाँ जला दें। तो जब तक Any reason just to select the secretary? Oh yes, इंसान के मसले। इंसान के मसले तो जो MBBS होता है दूसरे होते हैं और उसमें लाइक एज आई स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, आर्थोपेडिक है, इन सब के अंदर भी तो वो भी तो इंसान है। सब में डेफिनेटली इंसान के करोड़ों तरह के मसले हैं और अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलग अलग मसलों के लिए रखा है। लेकिन वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, ENT स्पेशलिस्ट हो, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन की हद तक है। अब जो हमारी फील्ड है वो पूरे इंसान को डील कर रही है, उसकी पूरी नफ्सियात, उसकी पूरी शख्सियत, उसकी पूरी फितरत। बीमारी तो अपनी जगह है, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है समथिंग एल्स, लेकिन जब तक आपको उसकी पूरी पर्सनैलिटी का नहीं पता होगा आप उसको टेलर मेड कपड़े नहीं पहना सकते। एक ही घर के 4 मरीज़ हैं, डायग्नोसिस भी एक ही है, अलग अलग दवाइयाँ उनको अफेक्टिव होंगी, अलग अलग तरह की थेरेपी उनको अफेक्टिव होगी। तो ये एक आर्ट है बेसिकली। मैं इसको मेडिकल साइंसेस के अंदर जो वाहिद एक आर्टफुल जो फील्ड है वो मैं उसको लेबल करता हूँ, इट्स साइकेट्री। तो उसमें मतलब मज़ा है। मज़े से मुराद जैसा भी आपने बात की कि उसमें गालियाँ भी सुनी हैं, मारे भी खाई हैं हमने। जी और मतलब बड़े ऐसे अजीब इत्तफाकात हुए हैं कि क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने चीज़ें थ्रो अवे की हैं, बाकायदा मतलब हाथापाई तक हुई है। और फिर वही पेशेंट्स ऐसे मतलब मुरीद या गर्विदा हुए हैं कि वो फिर मतलब जान छुड़ाने के बावजूद जान नहीं छोड़ रहे होते थे। तो ये होता है सारे का सारा। तो उसमें आप इंजन पे हाथ रख रहे हैं, जो हमारी नफ्सियात है, जो हमारी शख्सियत है, दैट इज़ आवर इंजन। अब हमारा आँख, हाथ, कान, नाक ये एक ऑर्गन है, नो डाउट वेरी एसेंशियल ऑर्गन ऑफ आवर पर्सनैलिटी या हमारी बॉडी का। लेकिन अगर नफ्सियात हमारी ख़राब है या वहाँ कोई डिस्टॉर्शन है तो वो इंजन हमारा बिगड़ गया। एक नंबर 2, हमारा हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हमें चोट लग गई तो हम खुद उठ के डॉक्टर के पास जाएंगे जी। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो मेरे पास आने वाले 90% पेशेंट, हमें तो कोई मसला नहीं है, घर वाले पागल हैं जो उठा के लेकर आए मुझे। तो वो जो चैलेंज को कबूल करना जो होता है ना कि वो उसका मज़ा कुछ और है। पागल कहता है मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है। आज तक जो है वो ऐसा हुआ नहीं है कि कोई आकर कहे कि हाँ मैं पागल हूँ। ऐसा तो कोई नहीं कहता, उस्मा गिलानी के कहता नहीं मैं पागल हूँ, तू पागल है। रियली थोड़ा सा एक अजीब सा वो लगता भी है, लेकिन वही वाली बात अक्सर क्या होता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पहले से कुछ उस पेशेंट को मेडिकेशन दे देते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सुन कंडीशन में चला जाए, ताकि डायरेक्टली उसकी गालियाँ ना सुननी पड़े या डायरेक्टली अटैक ना सहना पड़े। नहीं, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस है कि वो मैंने काफ़ी दफ़ा बचाने के लिए, जी बिल्कुल, मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ बैठा हूँ, आपके काफ़ी सेशंस के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी दफ़ा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। मैं आपसे मिलने के लिए भी आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी न्यू पेशेंट आया, कुछ भी आया, आप सामने बैठ के जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, जब तक रॉ उसकी साइकोलॉजी आप एसेस नहीं करेंगे तो आप उसकी तय तक नहीं पहुंचेंगे। अदरवाइज तो ये तो बड़ा आसान काम है, हाँ भाई उसको 2 इंजेक्शन ये लगा दो, 4 गोलियां ये खिला दो, सोनो के बैठेगा, उससे टोन हो जाना है, उसके बाद अब आप उसके साथ कुश्ती लड़ते रहो, मसला ही कोई नहीं। पता नहीं है ये कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये ज़्यादती है यार। यही तो एक चेंज देखा है मैंने आपसे, आपके अंदर
ये एक चीज़ है कि आप सामने वाले को बिल्कुल ज़ीरो से जो खड़ा होता है ना, उसको वहीं से स्टार्ट दे देते हैं। उसको जो है आप कोई मेडिकेशन के बगैर उसको लेके आते हैं, हाँ यार ले आओ, जो भी है ले आओ, बिठा दो सामने, बस हाँ भी आप बताओ क्या है क्या नहीं है। अब वो गुस्सा कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी उठा के फेंक रहा है, उसकी असल शक्ल है। लेकिन उस वक्त साबिर भाई आप कैसे एज ए ह्यूमन, मैं अगर एक अपनी मिसाल दूं, आप उस वक्त, मैंने अक्सर देखा है आप बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं। मैंने देखा है, ना देखा हो ना तो फिर एक बात अलग है कि सामने से कुछ भी बोला जा रहा है, यानी कि एक मोमेंट की निशानी उस वक्त आपके अंदर मुझे जो नजर आती है वो यही होती है कि आप सामने से बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं। मैं परेशान होता हूँ यार, ये बंदा इतना कुछ कर रहा है और डॉक्टर साहब सामने से बैठ के सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, तो कैसे? अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने इतनी वो टॉलरेंस लेवल दिया है, और मुझे मतलब जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि कम है कि अल्लाह ताला उसमें इजाफा करे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इजाफा करे। तो उसमें कभी गुस्सा भी आ जाता है? ओ यस, गुस्सा उस वक्त आता है, किस वक्त? जब नहीं, उस वक्त आता है जब एक अच्छा भला फॉलो अप में क्लाइंट चल रहा होता है, जिससे मोहब्बत भी हो चुकी होती है, अटैचमेंट भी हो चुकी होती है, वो ठीक भी हो चुका था, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि मैं ना मानूं, जब वो फॉलो नहीं कर रहा होता, उसकी भलाई के लिए उसको सजेशंस दिए जा रहे होते हैं, उसको बताया जा रहा होता है कि भैया ये तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा ऐसा कर लो, इधर की बजाय इधर बैठ जाओ, ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे लेट जाओ, तुम्हारा फ़ायदा है। वो नहीं नहीं नहीं, और फिर वही क्लाइंट जब 2 साल के बाद आगे कहता है कि नहीं आप फला वक्त सही कह रहे थे, उस वक्त गुस्सा आता है कि यार जब तुम्हें उस वक्त कहा था तो तुमने अपना वक्त क्यों ज़ाया किया। वो गुस्से का होता है, वो तो उसको तो मैं ये कहूँगा कि वो तो आपकी लॉयल्टी है ना पेशेंट के साथ। वो है मेरा प्रॉब्लम कि वो तो आपकी लॉयल्टी है पेशेंट के साथ कि आप सिंसियर हैं, तभी तो आपको दुख हो रहा है, तभी तो आप उसको बोल रहे हैं कि भाई ना करो, ऐसा ना करो, हाँ। ऐसा ना करो। फिर जाहिर है आपकी मेहनत है उसके ऊपर, yes, वो मेहनत yes, आपने yes. अक्सर पेशेंट के साथ, मैं आपके साथ बैठा होता हूँ तो अक्सर पेशेंट्स को आप क्या करते हैं, 3-3 घंटे भी एक पेशेंट को आपने दिए, जब जरूरत होती है तो बिल्कुल आपने दी है। अब 3 घंटे की एक मेहनत, फीस तो वही मिल रही है ना, जो आधे घंटे वाला दे रहा है, तो मुझे वो उतना ही मिल जाना है, 5 मिनट वाले ने भी वही देना है। 3 घंटे देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी वो लॉयल्टी होती है कि हाँ इसको 3 घंटे की नीड है, इसको मुझे उतना फीड करना है, इसको उतना मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, सिखाना है। तो उसके बाद अगर पेशेंट फॉलो नहीं करता तो डेफिनेटली हार्ट होना आपका बनता है, उस वक्त हार्ट होता है, वो हार्ट होना बनता है। वो फिर आपको थोड़ा सा गुस्से के मूड में ले जाता है, तो वो गुस्से का मूड कितने लेवल तक का होता है, वो जब तक वो उसके अंदर सुधार नहीं पैदा हो जाता। वाह, ये फिर एक और आपने छक्का मारा, एक तो आपने मुस्कुराहट दे के मारा, एक और छक्का आपने मार दिया कि जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक जो है मुझे बेचैनी रहेगी। मतलब ये इट्स लाइक कि मतलब मैं उसके मैं एज ए डॉक्टर नहीं ट्रीट कर रहा होता, मैं ये होता है कि मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, मैं कोई तस्वीर बना रहा हूँ, कोई म्यूजिक कंपोज कर रहा हूँ, तो उसकी हर मेलोडी जो है वो अपनी जगह एक्यूरेट होनी चाहिए। यू वुड नॉट बिलीव इट, टुडे आई गॉट अ सेशन विद वन ऑफ माय वेरी ओल्ड स्टूडेंट, और आज जब वो आई तो ज़ाहिर है काफ़ी साल के बाद, 8-10 साल के बाद उससे मुलाकात हुई, और उससे पहले वो 2-2.5 साल 3 साल तक मेरी उसमें कंसल्टेशन में रही थी, एंड दैट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने आज मुझे रिमाइंड कराया, मैं तो भूल जाता हूँ, उसने कहा कि मैं सुसाइडल थी आज से 8-10 साल पहले, 12 साल पहले, और उस वक्त मैंने सारे जो साइकेट्रिस्ट पाकिस्तान के थे, और मैं अफोर्डिंग भी नहीं थी, मैं स्टूडेंट थी, मैंने सबको मैसेज कर दिया ना कि आई नीड हेल्प ना, मैं सुसाइडल हो रही हूँ, एंड यू वुड नॉट बिलीव इट, उसने मुझे कहा कि यू आर द ओनली वन हु रिस्पॉन्डेड टू मी ना, हु रिप्लाइड टू मी। और फिर वो एक सिलसिला चला, हम ईमेल में, व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएवर, एंड उसकी ज़िंदगी में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई जो अल्लाह ताला ने मदद की उस लड़की की, कि वो 8 साल तक 9 साल तक सरवाइव किया, उसने अपने आप को ग्रो किया, फैमिली सपोर्ट कर रही है, अच्छी जॉब कर रही है, लर्निंग्स उसकी बहुत अच्छी हुई सारी की सारी, एंड नाउ टुडे वो उसने कहा कि अब मैं 2 साल से महसूस कर रही थी कि मुझे फिर ज़रूरत है, और फिर वो उसने बताई मुख्तलिफ वजूहात, और वो जो बुनियादी वजह बताई कि मैं आपके पास इस डर से नहीं आ रही थी कि आप फिर मुझे अल्लाह की तरफ ले जाएंगे, कि मैं 2 साल पहले अल्लाह से लड़ बैठी ना कि अल्लाह मेरे सारे मसले तू मतलब गड़बड़ कर देता है, ये हो जाता है वो हो जाता है,
और आप जो है अपनी सारी आप साइकेट्रिस्ट अपनी सारी साइकेट्री छोड़ छाड़ के आप मुझे तसव्वुफ की तरफ ले जाते हैं। शिकवा जवाब शिकवा आ गया वो तो मतलब हर शख्स को मैं ही कहता हूँ यार शुक्र और शुक्रिया पे चलना है, शिकवा और शिकायत पे नहीं चलना है। तो आई वॉज ग्लैड व्हेन आई मेट, अब वो बड़ी हो गई है ज़ाहिर, नाउ शी इज अराउंड 36, तो उसको लड़की को देख के मुझे खुशी हुई और बहरहाल जो भी था तो वही अगेन उसका सेशन आधे घंटे के बजाय 2.5-3 घंटे चला। माशाल्लाह। साबिर भाई, शिकवा जवाब शिकवा को हम वापस कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम नाजरीन इस वक्त की मजबूरी को देखते हुए हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक लेने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शिकवा जवाब शिकवा, जिस तरह से हज़रत अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा तो फतवे लग गए, फिर जवाब शिकवा लिखा तो वाह वाह होने लग गई, उसी तरह से जी साबिर भाई ऐसे ही है कि जब शिकवा लिखा तो फतवे लग गए और जवाब शिकवा लिखा तो फिर वाह वाह होने लग गई, ऐसे ही है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ डेफिनेटली उसमें आपकी कोशिश होती है, जो मैंने देखा है कि रूहानियत की तरफ साथ लाते हैं आप पेशेंट को, बिल्कुल मेजॉरिटी में 99% मैंने जो देखा है, जी। और उनको ज़िक्र अज़कार के साथ लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ें किसी और जगह किसी और डॉक्टर के पास, मेरे एक्सपीरियंस जो मेरा सर्कल है, मैंने नहीं देखी। उसकी रीज़न्स क्या हैं कि मैं वो क्यों नहीं इस तरह करते, उन्हें मेडिसिन दी बट पर्चा बना दिया, दैट्स इट। वजह सिंपल सी है कि आप अगर मतलब ज़ाहिर है कि मैंने भी अगर 4 दवाइयाँ लिख देनी तो मरीज़ ने ठीक तो हो जाना, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो तो गायब हो जाएंगे, लेकिन उसकी रूह तो बीमार रहेगी, और जब रूह बीमार रहेगी तो बीमारी तो पलट पलट कर आएगी। तो मैं सोचता हूँ, शेयर भी करता हूँ दोस्तों से, आपके साथ भी किया, कि मेरा ऑब्जेक्ट मर्ज़ या मरीज़ पालना नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्ट ये होता है कि उसको इतने ठुड्डे मारे जाएँ, उतने मतलब जूते लाते लित्तर मारे जाएँ कि वो मार्केट पे सही हो। वो जो जिस बच्ची का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ आज, उसको वो उससे भी यही बात हुई, और उसको उस वक्त भी यही बात होती थी कि मछलियाँ पकड़ना सिखाना है, मछलियाँ पकड़ पकड़ के नहीं खिलाना, अपने पैरों पे खड़े होना है। और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ज़रूरत है कि उसको बिल्कुल फ्री विल के साथ अपने आप से अलग कर देना है, डिटैच कर देना है, और कोई अपनी ज़िंदगी जियो तुम। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, जब कभी हो मसला तो ओवरऑलिंग ट्यूनिंग के लिए हम ज़िंदगी रही तो दोबारा से उसको रिज्यूम कर लें। ज़बरदस्त। तो फिर ये तो मेडिकल से रिलेटेड जो है हमारी बातें साइकी के लिहाज से, पेशेंट्स के लिहाज से हुई। तो मुसन्निफ़ का जब लिखने बैठे तो पहली किताब वो क्या थी? दैट इज़ माई पेशन। जब मैं ज़ाहिर इतने दिल से इतना इन्वॉल्व, मेडिकल वाज योर फील्ड, दिस इज़ योर पैशन। या अच्छा, ये तो साइकेट्री तो ज़ाहिर डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के बाद ही हमने इसमें एंट्री दी। लिखना तो मेरा मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो उस वक्त से जी बिल्कुल, वो तो मुझे मालूम है कि उस वक्त स्टूडेंट लाइफ से आपका लिखना माशाल्लाह कॉलम वगैरह का चलता था। वो तो सब था, और मैं आई वाज द एडिटर ऑफ माय जो कॉलेज मैगजीन, एनुअल मैगजीन, उसका मैं एडिटर रहा हूँ 2 दफ़ा। तो उसकी वजह यही थी कि ज़ाहिर है कि बस शौक़ था मुझे पढ़ना और लिखना। ये तो फिर ये कि फिर चीज़ों में और एक तरतीब आती रही। एंड आई यूज़ टू मतलब मैं पोइट्री किया करता था मेडिकल लाइफ के अंदर। वाह ज़बरदस्त, आज तो 1-2 शेर हो ही जाए अच्छे वाले। वो अब तो याद भी नहीं होंगे। खैर, पोइट्री भी मेरी ऐसी होती थी कि वो नसरी नज़में होती थी ज़्यादातर जी। उस ज़माने में 1 साइडेड मोहब्बतें होती थी। हाँ। और वो 1 साइडेड मोहब्बतों के चक्कर में वो ख्याल वारिद होता था। तो मोहब्बत भी तो वही होती थी ना जो 1 साइडेड होती बस वो जो पाली है वो मोहब्बत ना हुई। नहीं, उसमें तो मतलब कभी उसका इजहार भी नहीं हुआ। जिन ख़वातीन से या क्लास फेलो से मोहब्बत होती थी उनके फरिश्तों को भी आज तक नहीं पता चला होगा कि कौन उनके इश्क में गिरफ्तार रहा। वो 1-2 साल का एक स्पेल होता था। मुझे एडवांटेज ये मिलता था कि उससे स्टिमुलेशन होती थी, तनाई होती थी, रात होती थी, चांद सितारे होते थे, डायरी कलम, तो उसमें फिर नज़में वारिद होती थी उसमें। तो उससे सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब शऊर आया तो फिर मुझे लगा कि यार शायरी तो सिर्फ आदमी अपनी ज़ात के लिए करता है।
तो इससे दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। तो This is the point. देन आई स्विच, टोटली स्विच, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ 1000 नज़में मैंने लिखी 8 साल में, 9 साल में, एंड देन आई टोटली स्विच, एंड देन आई मतलब आई केम टू द स्विच को यहाँ से यहाँ कर दिया बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर है कि मतलब जहाँ मैंने देखा कि ये ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है, आई चेंज, मतलब मैंने उसको चेंज किया। तो जब मुझे पता चला कि प्रोज जो है वो उस पर हम अपने ख्यालात को ज़्यादा अच्छी तरह से और सामने वाले को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, तो फिर मैं उस तरफ आ गया। और अल्लाह का शुक्र है उसके पढ़ने पे आप यकीन कीजिए कि परसों तरसों की बात है, एक क्लाइंट का मेरे पास अजनबी क्लाइंट का फ़ोन आया, उसने कहा आपकी किताब पढ़ी है, ये वो वगैरह, और उससे मैंने पूछा कि वो किताब तुम्हें कहाँ से मिली, तो उसने कहा कि रीगल चौक पे आपकी वो जो होती है वहाँ से किताब मुझे मिली। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हमारी बेगम साहिबा ने किताबें हमारी जो छपवाई थी वो कबाड़िए को दे दी थी, तो कबाड़ी के ज़रिए वहाँ पे पहुँची, और वो उसमें आप ये देखिए कि जाहिद अली मुग़ल भाई जिनके साथ हमने कई प्रोग्राम्स किए, उनकी भी मुझसे जो शनासी हुई वो भी उनको फुटपाथ से मिली हुई एक किताब के ज़रिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया। और परसों भी जिस क्लाइंट्स ने रब्ता किया तो वो भी ये नहीं उस हवाले से कि वो किताब वहाँ तक पहुँची। वो एक जोक चलता है ना कि उसने कहा कि तुम्हें ही कदर नहीं मेरी, बाकी तो पूरा जहाँ कदर करता है बाकी तो कदर पूरा जहाँ करता है, सिर्फ तुम्हें ही कदर नहीं मेरी है। तो नहीं, बात उसकी नहीं हो रही, वो कदर हो या ना हो उसकी परवाह भी नहीं होनी चाहिए। बात ये कि हम अपने प्रिंसिपल कि हमारी किताबें हमारे घर में ही नहीं पढ़ी जाती है, बाकी तो पूरा जहाँ पढ़ता है और ढूंढ के पढ़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं। कहने का बताने का मकसद ये कि उस वक्त थोड़ा सा दिल को इत्मीनान होता है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो फुटपाथ पे पड़ी हुई चीज़ उनको जो मिली और उससे उनको ये हुआ तलब कि वो उनको मुझ तक पहुंचना है अपने किसी भी मसले के हवाले से। तो जो किताबें लिखते हैं साबिर भाई, उसमें फोकस क्या होता है? लाइक एज मैं अगर बात करूं इमरान सीरीज़ की, ठीक है, वो लिखी जाती है। मैं अगर बात करूं वो डाइजेस्ट की, उसमें कुछ कहानियाँ होती हैं इस तरह से, और बहुत सारे ऐसे नावल्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। इमरान सीरीज़ में सिर्फ जासूसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी तरह से पाकीज़ा नावल है, कुछ और हैं, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्ट हैं, उसमें भी इसी तरह से ख़वातीन से रिलेटेड कुछ और कोई डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो एक फोकस और मौजू हमें पता चलता है। अगर हम इमरान सीरीज़ की बात करते हैं तो कोई भी उठाएंगे हमें पता है ये जासूसी नावल है, आई एम राइट। तो आपका जो फोकस होता है उसमें क्या होता है? मेरा जो फोकस है वो अगेन जो प्राइमरी फोकस है वो इंसान और इंसान के भी साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस। उस स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई स्टोरी होती है? यस, इफ़ आई गेट कम अक्रॉस टू सम स्टोरीज, तो वो स्टोरीज की मदद से एक बाकायदा एक क्या सिनेरियो हाईलाइट किया जाता है। स्टोरी रिलेटेड ऑन द रियलिटी बेसिस और खाका होता है? नहीं, वो बाकायदा कहानी की शक्ल में होता है और फिर उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड इन दैट तहरीर। तो उस तरह से मुख्तलिफ मज़ामीन कह लीजिए, आर्टिकल्स कह लीजिए, कॉलम्स कह लीजिए, ब्लॉग्स कह लीजिए, आजकल के वो ज़माने में ब्लॉग्स कहलाते हैं। जी। तो उन सब का एक कंपाइलेशन करके और वो रेलेवेंट एक पर्टिकुलर जिसमें रेलेवेंस आ रही हो तो उनकी कंपाइलेशन करके फिर वो बुक्स की शक्ल में। अब जैसे कुछ बुक्स हैं मेरी बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से, जी, एक दो बुक्स मेरी ख़वातीन की साइकोलॉजी के हवाले से, कुछ जर्नल जो हैं ख़वातीन की भी होती है। हैं क्या चीज़? ख़वातीन की भी होती है, मतलब हाँ, ख़वातीन की भी अलग साइकोलॉजी है ना, तो उसकी डेफिनेटली होती है। तो उसके हवाले से इसी तरह से थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके फिर उनको एक अलग अलग टाइटल देके उनको किताब की शक्ल में लेकर आया। नहीं, ख़वातीन एक मासूम शख्सियत होती है ना। मैं तो इसलिए क्या, शायद हो सकता है सामने भी उसको नेगेटिव ले रहे हूँ, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा, मैं तो उस लिहाज से कह रहा हूँ कि उनके मसाइल, ख़वातीन के मसाइल वो अलग तरह से दुनिया को देखती हैं और जब अलग तरह से देखेंगी तो क्योंकि मर्द अलग तरह से देखता है, औरत अलग तरह से देखती है। आपके ख्याल में अगर हम आपकी जो डेफिनेटली नफ्सियात की एक फील्ड है उस लिहाज से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यू आर द एक्सपर्ट एंड द साइकियाट्रिस्ट एज ए, तो उसमें क्या होता है कि हर की नफ्सियात अलग अलग होती है जेंडर की वजह से? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर बट थ्रू बिकॉज ऑफ जेंडर। जो अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर हार्मोन्स रखे हैं वो अलग होते हैं और हार्मोन्स का अफेक्ट हमारे ब्रेन या थॉट प्रोसेस पे पड़ता है। वो उसकी वजह से फिर जो थॉट प्रोसेस है वो, यानी आप
पैरेलल चले जा रहे हैं, 10,000 किलोमीटर भी साथ चल लिया, लेकिन 11वां जो किलोमीटर, 11,000वां जो किलोमीटर होगा वो अलग कदम उठेंगे। मर्द के अलग तरफ उठेंगे, औरत के अलग तरफ उठेंगे। यूँ समझ लीजिए कि ये फितरत का तकाजा है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। 10 कदम जो होंगे वो कौन से होंगे? 10 कदम, एज की लिमिट पे है? 10 कदम तो कॉमन वो चल रहे हैं ना। कॉमन से मुराद है कि उसको भी मोबाइल चाहिए, मर्द को भी मोबाइल चाहिए, उसको भी ये चाहिए, मर्द को भी मोबाइल चाहिए। लेकिन जब बात आगे चलेगी, 11वें कदम की बात आएगी या पर्टिकुलर सोच के हवाले से आएगी, एटीट्यूड के हवाले से आएगी, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों और सलीक़ों के हवाले से आएगी, वहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे रिफ्ट्स होंगे। आपके ख्याल में, आपके तजर्बे को जो है हम आज शेयर करना चाह रहे हैं, तो औरत फ्लेक्सिबल है या मर्द? मर्द फ्लेक्सिबल है। तो ब्लेम मर्द पे क्यों लगता है कि तो बहुत हार्ड, टफ, रफ और स्ट्रिक्ट है? दिस इज़ अ फेक ब्लेम। मर्द इज़ टू मच फ्लेक्सिबल। औरत जो है, औरत को कहा गया है टेढ़ी पसली वाली बात, तो वो टूट जाती है, फ्लेक्स हो ही नहीं सकती वो। मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा, ये तो ऊपर से लिखा हुआ है। दिस इज़ द पॉइंट, नो डाउट। अच्छा, अब जिस तरह से आपने बताया कि औरत फ्लेक्सिबल होती है, औरत नहीं होती, ठीक है। मैंने शायद कोशिश कर लूँ, हो सकता है आपके मुँह से स्लिप करा लूँ, लेकिन नाकाम रहा। मैंने कोशिश की ताकि बाद में जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें हमें देख रही हैं वो ये ना कहें कि ज़फ़र ने बोला नहीं था। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, जो है सो है। दिस इज़ माय ओपिनियन। भले आपको जितनी गालियाँ देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, माय ओपिनियन। कोई ऐसा एक्सपीरियंस पेशेंट के हवाले से कभी हुआ कि जिसने आपको एग्रेसिव कर दिया? जिसने मुझे एग्रेसिव कर दिया, गुस्सा आ गया हो, कंट्रोल से बस ये इसको निकाल दो किसी तरीके से? पेशेंट को, इंसान है ना और गुस्सा फितरत है। लेट मी रिकॉल। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे उन पेशेंट तक पे भी गुस्सा नहीं आया जिन्होंने मुझे थ्रेट किया हो। मतलब ऐसे पेशेंट्स आए हैं मेरी लाइफ में, दे थ्रेटन्ड मी। मतलब उस पर एक ज़माना था, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा वो सिलसिला चल रहा था, उस वक्त की भी बात है। और फिर अब ज़ाहिर है कि नॉट एवरी पेशेंट गेट्स बेटर विद योर ट्रीटमेंट। ज़ाहिर अल्लाह ने हर शख्स की शिफा अलग अलग रखी है। तो ऐसा भी हुआ है कि एक दफ़ा वो एक साहब आ गए कि ये 6,000 रुपये दे दो और नहीं तो मैं कोर्ट में तुम्हारे ख़िलाफ़ मुकदमा कर दूंगा। मैं अपने अब्बा को लाया था, उसके साथ यानी वो ठीक नहीं हुआ, वो रोबोट बन गया, ये हो गया, वो हो गया। वो मैंने जेब की पॉकेट से निकाले, ये लो और जाओ, खुदा हाफिज़। यानी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। अच्छा, ये तो हो गया ना कि हॉस्पिटल से रिलेटेड और पेशेंट से रिलेटेड। ये एक इंसान की अपनी एक प्रोफेशन रिलेटेड लाइफ है, उसके बाद इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें दोस्त यार, हल्का अहबाब, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, बाकी सब आ जाते हैं। तो वहाँ पर आता है गुस्सा बहुत। तो हॉस्पिटल वाला रिएक्शन भी फिर वहाँ आ जाता है क्या? नहीं, वो चीज़ अलग अलग लेके चलनी, वो चीज़ अलग है, अलग अलग लेके चलनी होती है ना, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल लाइफ में सिलसिला ये होता है कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक शख्स को किसी मजबूरी, मसले, बीमारी के हवाले से मेरे पास भेजा है, राइट। और वो मैं उसको घर से नहीं लेकर आया, वो अल्लाह ने किसी कोई रास्ता, वसीला, सबब बनाया कि वो आया मेरे पास। तो फिर वहाँ पे मुझे काम, क्वाइट, कंपोज रह के उसके जो भी इशूज़ हैं उसको रिजॉल्व करके देने, उसको कॉन्फ्लिक्ट में गए बगैर। तो क्या एग्जॉस्ट हो के जब आप जाते हैं कभी ऐसे गड़बड़ उस वक्त पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ डेली अगर आ रहा हूँ, अब यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, अब उन बच्चों को एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई मुझे पानी का गिलास यहाँ पे चाहिए, चाय का कप यहाँ पे चाहिए, मोबाइल यहाँ पे चाहिए, जो मेरी नीड है, मैं कोई एक्स्ट्रा आपसे डिमांड नहीं कर रहा। वो अगर 1, 2, 3 दफ़ा नहीं होगा, चौथी दफ़ा मुझे हल्का सा गुस्सा आएगा, 5वीं दफ़ा उससे ज़्यादा गुस्सा आएगा, और जो 6ठी दफ़ा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये होता है कि जब मैं गुस्सा अगर आता भी है तो मैं उसका इजहार छोड़ देता हूँ, मैं नहीं, मतलब इजहार नहीं करता, और दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ माई एंगर। वाओ, टोटली चेंज। वरना वो जो स्टेज आप बता रहे हैं ना, जिस पे आप छोड़ देते हैं, हाँ, उस पे हमारे जैसे लोग तोड़ देते हैं। हाँ जी, मैं छोड़ देता हूँ, मैं तोड़ता नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, और मैं बस अपने आप को डिटैच कर लेता हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजी। Definitely you have full control on your mind, on your body. I try my best. मैं अंदर से रोता रहूँ, मैं अंदर से दुखी रहूँ, मैं अंदर से डिप्रेस रहूँ,
लेकिन आई डोंट लेट दैट इमोशन टू क्लाउड माई लॉजिक, मतलब मैं उसको क्लाउडिंग पे नहीं जाने देता। गुड दैट। साबिर भाई, अब हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह वो होगा हमारा पॉमिस्ट के हवाले से, लेकिन आफ्टर द ब्रेक, थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, आई एम श्योर दैट कि बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। क्या ये पैशन जो है वो हमारे अंदर भी आ सकता है? इतना हौसला, इतना सब्र हमारे अंदर भी आ सकता है, हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर साबिर साहब की हमें शागिर्दी में जाना पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। नो नीड टू गो एट एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम कर रहे होते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो सब पॉसिबल होता है अगर हमें गाइडेंस प्रॉपर मिले। और उस गाइडेंस के हवाले से डेफिनेटली वो डिपेंड करती है कि जो हमें गाइड करने वाले हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, अगर टीचर्स हैं, अगर स्कूल से रिलेटेड है, पेरेंट्स हैं, अगर घर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली we can't face any problem and life can be smooth. I'm right sir? ऐसे ही है? 100%। अच्छा साबिर भाई, एक दफ़ा आपसे जिक्र हुआ था काफ़ी अरसा पहले, मैंने आपसे कहा कि यार वो हाथ की जो लकीरें होती हैं इसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि ये गलत है और नहीं देखना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। तो आपने कहा था कि जो हम मौसम का हाल जानने की कोशिश करते हैं तो वो भी तो पेशीनगोई होती है, तो इस चीज़ की तो शायद अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ सामीन तक आपके अल्फाज पहुँचने हैं आपके थ्रू। ज़फ़र, मेरी थ्योरीज़ बड़ी अनऑर्थोडॉक्स रही हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में, एंड इट इज़ वन ऑफ देम आल्सो। अब मुझे नहीं पता, मैं आपके स्टूडियो में यहाँ बैठा हूँ, आई डोंट नो कि इस दीवार के पीछे क्या है, इस कमरे के पीछे क्या कमरा है, मुझे नहीं पता, राइट। एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट कि मैं आया हूँ अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के मैंने चले जाना। बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह से मैं चलते फिरते सड़क पे चलते हुए किसी भी आदमी का हाथ या उसकी लकीरें नहीं देखूंगा, राइट। गॉट इट। सिमिलरली करोड़ों लोग इस वक्त चारों तरफ फिर रहे हैं जी। हर आदमी को अपने लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिक एसिड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। 10 मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, एक जनरल डॉक्टर के पास, वो उसमें से 10 में से 5 को, 4 को महसूस करता है कि उसको डाउट होता है कि ये परहैप्स ही माइट बी हैविंग सम डायबिटीज़, तो उसको वो चंद टेस्ट लिख के दे देता है। सही। बाकी मरीज़ों को नहीं लिख के देता। सही। अब वो जो लैब टेस्ट हैं वो भी तो एक टेक्निकल टूल है जिससे आपके जिस्म के अंदर ख़राबियाँ, खामियाँ, जो बीमारियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। प्लस उसकी परसेंटेज भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इतने दिन बाद ये बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं वो तो एक बात की बात है, आपके तजुर्बात या उसकी जो रिसर्चेज वो बता रही होती हैं। अब ये जो एक मुरव्वजा सोच है कि ये इसको हर चीज़ को मज़हब के साथ जो जोड़ दिया गया है ना, तो यहाँ पे मैं इससे इख्तिलाफ रखता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि अब आज से 1400-1500 साल पहले जी ये जो इजादात अब हुई हैं वो पहले नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। किसी भी तरह की इजाद मौजूद नहीं, साइंस से रिलेटेड वो व्हाटएवर। और साइंस है कुछ भी नहीं, वो मज़हब का ही एक रिफ्लेक्शन है जो अब जैसे जैसे इंसान का जहन शऊर पा रहा है वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब उसमें एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, दे ऑल कम अंडर द हेड ऑफ द पैरासाइकोलॉजी, बियॉन्ड साइकोलॉजी। इस वक्त पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे साइकोलॉजी से कहीं ज़्यादा काम पैरासाइकोलॉजी पे हो रहा है, ऑकल्ट साइंसेस पे हो रहा है, मेटाफिज़िक्स पे हो रहा है, क्वांटम फिज़िक्स पे हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ अशफाक अहमद साहब ने कोशिश की थी मनचले का सौदा लिख के कि फ़िज़िक्स के तौर पे कि भाई ये जो थ्योरी है बेसिकली ये साइंस और तसव्वुफ़ और मज़हब कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो अलग अलग रुख हैं उसके अंदर। अब कोई भी चीज़ आप जैसे अगर खुदा न खास्ता, अब आजकल तो ये भी है सिलसिला, अब आप दूसरे तीसरे महीने में बच्चे की सेक्स डिटरमिन कर लेते हैं माँ के पेट जी, बिल्कुल ऐसे। आप उससे भी आगे बढ़ जाएं तो आप बग़ैर किसी नेचुरल प्रेगनेंसी के, कंसेप्शन के आप बच्चा डिलीवर कर रहे हैं, करवा रहे हैं उसके अंदर।
अब ये सारी चीज़ें एक वक्त था नहीं थी, अब ये आ गई हैं और एक वक्त आएगा कि ये सब जस्टिफाइड भी हो जानी है जी। अभी अगर नहीं भी है तो इन्होंने जस्टिफाइड भी हो जाना है। आपके सामने है, तारीख गवाह है। एक ज़माना था कि जो हमारे मौलवी लोग थे उन्होंने लाउड स्पीकर को हराम करार दिया हुआ था। जी बिल्कुल, ये तो हराम है, शैतान की आवाज़ है, गधे की आवाज़ है, ये सब वर्ड सब किताबों में मौजूद हैं जी। और आज आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं वो हमारे बहुत सारे बहुत ही अच्छे मोहतरम जो दीन की तबलीग और तलकीन करने वाले लोग हैं उनके हैं मौजूद जी। तो ये सब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ एज, ये जितना शऊर हमारा डेवलप होगा, वक्त के साथ चेंज आ रहा है, वक्त के साथ चेंज नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कायनात जब तश्कील दी तो उसके अंदर चीज़ें आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रही हैं, हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। सही। तो अंजाम के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी इंतहा को छुएं। जब इंतहा को छुएंगे, चाहे वो इंतहाई हमारी उम्र हो या हमारा कुछ भी कह लीजिए, वो अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। तो वो इंसान की अकल हो, सोच हो, उम्र हो, जिस्म हो, बदन हो, उसने एक मंतकी अंजाम को पहुंचना है, जो उसके लिए ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब वो लोगों के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हकाइक तो वो रहते हैं, अब वो माने या ना माने। तो माई थ्योरी इज़ इंटायरली डिफरेंट। एक और नंबर 2, उसमें भी जो एक गुंजाइश निकलती है, जैसे मैं हूँ, मैं ज़्यादातर 99% जो मैंने सीखा और जो मैं अप्लाई करता हूँ, आई गो विद पर्सनैलिटी असेसमेंट। जो हेडलाइंस हैं, मैं पर्सनैलिटी असेसमेंट पे जाता हूँ। बिल्कुल सही। एक अजनबी शख्स है मेरे सामने आया, उसने खुद डिमांड की या मुझे उसके साथ किसी भी तरह की इंटरेक्शन रखनी है, तो इट्स माई राइट कि टू जज इस पर्सनैलिटी कि वो उसकी शख्सियत है कैसी। मुझे उसके साथ 2 हफ्ते चलना है, 2 साल चलना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपने एक प्रोटोकॉल को डेवलप करूंगा तो चलूंगा मैं। गुड डैड। तो उसमें कोई भी शख्स हो उसका पता चल जाता है कि इल्म है, ये इल्म है, इल्म है। दिस इज़ ए नॉलेज, दिस इज़ अ इल्म। अब वो इल्म जो है आपने सीखना है, आप सीखेंगे, आपको वो आ जाएगा, उसमें कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा साबिर भाई, हम अगर रूहानी उसको थोड़ा सा लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रूहानियत के लिहाज से माशाल्लाह मुझे पता है कि आप तस्बीहात भी बता रहे होते हैं पेशेंट्स को और बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। उस हवाले से अगर बात की जाए रिगार्डिंग इस दुनिया के अंदर, जिस तरह से एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जी शहर के अंदर जहाँ इंसान होते हैं वहाँ शयातीन या वो क्या कहते हैं जिन्नात वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्योंकि माशाल्लाह रूहानियत से आपका है, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को उठाया, वरना मैं ना उठाता। देखिए, पहली बात तो ये कि शयातीन हों या जिन्नात हों, वो मतलब उनका चोली दामन का साथ है इंसान के साथ। इंसान के साथ जहाँ इंसान होगा वहाँ ये होंगे। बिल्कुल सही। अब वो जंगल हो, शहर हो, आबादी हो, वीराना हो, उसने उनके साथ साथ रहना है, उनके साथ साथ चल। आप ज़्यादातर कौन सी तस्बीहात जो है वो रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को पढ़ने के लिए? नहीं, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट, मैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सिंगल 2 तस्बीहात हैं, बहुत छोटी सी हैं, बहुत ही सिंपल हैं, जो मैं हर किसी से और ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करता रहूँ। वो दुरूद शरीफ की है और इस्तग़फ़ार की है। बस 2 चीज़ें अगर हम रेगुलर अपनी गुत्थी से बांध लेते हैं और रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार दुरूद शरीफ और 100 बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहें, तो काफ़ी हद तक हमारे काफ़ी हद तक के मसाइल जो हैं वो साइड लाइन रहेंगे, आएंगे, चिमटेंगे, लेकिन फिर रुके नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, क्लिनजिंग होती रहेगी। बिल्कुल सही। तो अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ और 100 बार इस्तग़फ़ार, ये 2 चीज़ें आप रेगुलर करते रहें। और बाकी तो छोटी छोटी तो बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी आयात हैं जिनका विर्द हमें एडवांटेज देता है। पेशेंट पे वैरी करती है। आई गो विद द जनरल अप्रोच। जनरल के लिहाज से आप देख रहे हैं, जनरल अप्रोच के वाले से कि जो हर शख्स आसानी के साथ अप्लाई कर ले। इसमें मैं अपने उस्ताद अशफाक अहमद साहब के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है ना कि हर वो चीज़ जो हर कोई फॉलो कर ले। अब मिसाल के तौर पे ज़फ़र को मैंने एक पर्टिकुलर तस्बीह बता दी, मैं भूल गया, आप भी भूल गए। ज़फ़र की मुलाकात अमजद से हुई, अमजद का मसला कुछ और हो, उसकी अलामात मिलती जुलती हो, तो ज़फ़र ने वो तस्बीह अमजद को बता दी। हो सकता है वो अमजद के लिए सूटेबल ना हो।
तो लिहाजा जो बहुत ही स्पेशल पर्टिकुलर की जो बात कर रहे हैं तो उसमें बड़े मुगालते और बड़ी कन्फ्यूजन, बड़ा कैओस हो जाता है जी। क्योंकि ये जब तक हमारी अंदरूनी रूहानी केमिस्ट्री से तस्बीहात मैच नहीं करेंगी तो उसके असरात उसके असरात नेगेटिव होंगे। बिल्कुल सही। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई ये जनरल चीज़ें हैं जी। ये यानी ये वो चीज़ें हैं जो एक शुगर का मरीज भी खा सकता है, एक ब्लड प्रेशर का मरीज भी खा सकता है। इट्स फॉर एवरीवन। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्लिनजिंग करती रहेंगी, 100% करती रहेंगी। अब वो स्पेसिफिक कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कोई इशू हो तो दैट इज़ समथिंग वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर रहा होता है, उसे उस तरफ से मतलब अवॉइड करना चाहिए उसके अंदर। साबिर भाई, मैंने एक प्रोग्राम करना है आपके साथ रूहानियत के लिहाज से, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक और भी गेस्ट में साथ बिठाऊँ जो कि अपनी रूहानियत की फील्ड से रिलेटेड हो पार्टिकुलरली, क्योंकि आप डेफिनेटली एक जज्बा रखते हैं, एक शौक़ रखते हैं, ठीक है, और आपका अपना एक नॉलेज है, और चूँकि पेशेंट्स को साथ साथ देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, कुछ और बहुत सारी चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड हैं। जो मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, आपको बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, हकीकत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ होता है कि इंसान अपनी स्ट्रगल से सीखता है, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता करता है। उसमें उस प्रोग्राम के अंदर डेफिनेटली हम इस टॉपिक को अगर उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 2-3 एपिसोड हमारे वो ले जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए हमारे पास बहुत है, मवाद बहुत है, और ये हमारे सामीन की भी जो डिमांड है, ये ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, जो लोगों की सोच चल रही है या जो लोगों के मसाइल चल रहे हैं। इवन मेरी जो अपनी रिसर्च है, क्योंकि मैं बाकायदा ऑफिशियल रिसर्च कुछ नहीं करता, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशनल जो रिसर्च है वो ये कि नफ्सियाती बीमारियाँ, रूहानी जो इल्लतें हैं उसकी वजह से पैदा हो रही होती हैं। अगर आप अपनी रूहानी जो इल्लतें हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं तो आप बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई। एक्चुअली टाइम जो है ना उसकी वजह से बड़ा गुस्सा सा आ रहा है मुझे कि क्यों टाइम ख़त्म हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती थी, अभी तो हमने बहुत कुछ आपसे पूछना था। अभी तो हमने ना आपकी जवानी का पूछा, ना बचपन का पूछा, ना लड़कपन पूछा है, वो सब तो रह गया। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर हम सिटिंग करते हैं और उसमें बैठ के इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो लास्ट में कोई मैसेज आपका पब्लिक के लिए? वेरी सिंपल मैसेज, और वही अगेन मैं अशफाक अहमद साहब के वर्ड्स दोहराऊँगा, आसानियाँ पैदा कीजिए लोगों के लिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई प्रोग्राम में तशरीफ़ आने के लिए, और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐलान करने को मिली, सीखी हैं हमने, और मुस्तफ़ीद हुए हैं हम आपके नॉलेज से, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ही पुरुमीद हैं कि सूनली वी विल सी यू अगेन ऑन द टीवी, ऑन द सेम चैनल, ऑन द सेम स्टूडियो, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज के हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर साबिर साहब तशरीफ़ लाए, हमने उनसे गुफ्तशनीद की, सारी चीज़ें डिस्कशन करी, लेकिन शायद जो हम करना चाह रहे थे उसका 25% भी नहीं कर पाए। लेकिन ज़रूरी है कि अब वक्त की कैद है, वक्त की मजबूरी है, प्रोग्राम को भी क्लोज़ करना है, वरना तो शायद चलता रहता। तो इजाज़त चाहेंगे। सी यू टू ऑल ऑफ़ यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।